हेलो स्टूडेंट्स, यू आर विद द फिजियोडोज। सो आज के हमारे गेस्ट है प्रेम सर। इंट्रो की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज। इनके वीडियोस और सारे रील्स वगैरह देख के हमने पढ़ाई की है, हमारे वाइवास क्लियर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर दैट हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी। क्या सोचा था और अगर किसी को स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए? आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी कि जैसे मैंने फिटनेस वीडियोस डालने शुरू किए थे। कोविड टाइम था, सबके पास बहुत टाइम था और आई वाज मतलब पहले से ही फिटनेस एंथुसियास्ट, और मुझे चाहिए था कि मैं उस टाइम को लोगों को फिटनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए ज़्यादा मतलब यूटिलाइज करूँ। तो आई स्टार्टेड पुटिंग लाइक स्मॉल वीडियोस ऑफ मी डूइंग एक्सरसाइजेस। मेरा बहुत रॉन्ग कंसेप्शन था। आज भी अगर जाके देखोगे ना मेरे शुरू के वीडियोस, मैं सूर्य नमस्कार करते हुए वीडियो डालता था, फिर कोई ऐसे हीट ट्रेनिंग करूँगा तो मतलब पूरा पसीने में, ऐसे बहुत पागलों जैसे वर्कआउट्स किए मैंने उस टाइम पे, कोविड टाइम पे। वो वीडियोस मैं ऐसे ही डालता था, मतलब शो ऑफ करने के लिए कि यार देखो मैं इतना कर पा रहा हूँ करके। फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम पे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेता था। आई वॉज एसोसिएटेड विथ वन कॉलेज। तो मेरे स्टूडेंट्स आके बोले सर ऑनलाइन लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तो मिल ही नहीं रहा है हमको, तो उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो कुछ सोचते हैं। फिर मैंने सोचा ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं उसको एजुकेशनल वीडियोज़ बनाऊँ और प्रैक्टिकल वे में बनाऊँ तो शायद उनको प्रैक्टिकल देखने भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ऐसा सोच के मैंने प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाए। जहाँ पे कॉलेज में काम, कॉलेज में स्टाफ को तो जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स नहीं आते थे, बट तो वो कॉलेज का मैंने पूरा इस्तेमाल किया। लैब है अपने पास, लैब में जाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ऐसे होता है, और वीडियो अपलोड कर लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आया कि सर नहीं यार ये सीखने में हमको बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन में क्या वो पीपीटी जाता है, आधे लोग सो जाते हैं, तो बोलते ये तो ईजी हो गया, हम कभी भी देख के पढ़ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब ओके चलो आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। तो वैसा सोच के फिर मैंने फिजियोथेरापी टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाने शुरू किए। एंड जैसे जैसे रिस्पांस मिलता गया कि मतलब स्टूडेंट्स के क्वेरीज भी आते रहे कि हमें ये भी सीखना है, ये भी करना है, तो अगर वो मेरे स्कोप में था तो फिर मैंने उस पर वीडियोस बनाने शुरू किए। और ऐसा नहीं कि अंधाधुन वीडियो बनाए मैंने, स्टार्टिंग में बनाया जो फिटनेस वाले बनाए वो, उसके बाद मैंने क्या किया कि अभी समझा कि हाँ ठीक है यूट्यूब कैसे वर्क करता है। पहला एक साल तो मेरा ऐसे ही गया, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द एल्गोरिथम्स, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट, ऐसे ही जो स्टूडेंट्स का प्यार था और जो उनको नॉलेज मिल गया उसमें वो चैनल थोड़ा बहुत चला। एक साल लगे थे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट फोकस्ड। स्टिल इट इज़ वेरी लेस टाइम यू ग्रो। नहीं मतलब अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लोग तो 1-2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर बना लेते हैं। हाँ, बट इन एजुकेशन लाइन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ करना, कह सकते हैं। तो एक साल लगा मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने को। फिर मेरे को समझ में आया, फिर मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने बीच में हेल्प भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी। मतलब एक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियोस में, एक ब्राउन फिजियो करके है जो है, शी रियली हेल्प मी, शी रीच्ड आउट मी टू मी कि सर आपका जो नॉलेज देने का तरीका है बहुत मस्त है, पर टेक्निकली शायद आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे ऐसे करो। शी गाइडेड मी एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। इवन मी, बिकॉज शी आल्सो गाइडेड मी आल्सो। या तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ऐसे ही मतलब अपना भी ऐसा गोल है कि यार नहीं, लोगों को जितने लोग को सपोर्ट कर सकते हैं करो, क्योंकि हम भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो बेसिकली प्रोफेशन आगे जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सीखा और वीडियोस फिर बनाने मैंने प्रॉपर्ली शुरू किए, एंड एडिटिंग सीखा और कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है। अभी तक आज की डेट तक जितनी भी चीज़ें मैं वीडियोस में करता हूँ, शूटिंग से लेके एडिटिंग से लेके सब कुछ मैं खुद से ही कर रहा हूँ। तो कह सकते हो कि सब कुछ मैंने सीखा स्टेप बाय स्टेप, एंड दिस इज़ हाउ द चैनल हैज़ ग्रोन। बहुत अच्छा लगा सुन के। लाइक इट इज़ जेन्युइनली हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, ये करेंगे, बट इनिशिएटिव किसी से नहीं लिया जाता है। आई एम जस्ट हियर कि मैं इनका इंटरव्यू ले पाऊँ, मैं सर से मिल पाऊँ। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैं सर से मिलूँ, फाइनली दिस इज हैपनिंग। सो लेट्स स्विच टू सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आई वांटेड टू आस्क सर, ये फील्ड में लोगों को ये लगता है कि सैलरी नहीं मिलती, सो व्हाट यू वांट टू से, लाइक कनेक्टिंग विद पीपल, लाइक एकदम आम भाषा में अगर बात करें, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वैसे बताओ। नॉर्मल लैंग्वेज, आम भाषा ही चलती है और वही मैं करता हूँ। सिंपल सी बात है यार, देखो ये सब चीज़ें, कम सैलरी मिलना, वो सब शुरू कहाँ से होता है कि तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन से, आप जहाँ से भी पढ़ाई करते हो। अब डेफिनेटली आधे 50% लोगों को पता नहीं होता है कि वो कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आगे जाके कॉलेज में उनको फैसिलिटी मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा नहीं मिलेगा, स्किल डेवलप होगा नहीं होगा, वो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है कि कॉलेज टाइम में आप जो भी पढ़ाई करने गए हो, आप अगर भटक गए, आपने पढ़ाई करने के अलावा स्किल अप करने की जगह पे आपने सोचा यार 4 साल मज़े कर लेते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप में देख लेंगे, कुछ सीख लेंगे और जॉब पे लगे जाएंगे। अब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम कहीं पे भी जाओगे, कोई क्यों तुमको पैसा दे के हायर करेगा। मतलब अगर मैं भी हायर करने वाला हूँ तो मैं देखूंगा ना कि यार तुम कितना काम कर सकते हो। अगर आपके पास उतना नॉलेज है तभी मैं आपको उतना पैसे दूँ, फ्री में तो कोई आपको पैसे देने नहीं वाला है। हम लोग भी आगे आए तो कैसे आए, इतना मेहनत करके, सीख के, हमेशा कंसिस्टेंटली फॉलो किया, अपने नॉलेज को अपडेट किया। तो जो सैलरी नहीं मिलने का जो कंप्लेन है ना, वो सिर्फ उन लोगों को है जो अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। बाकी आओ मैं दिखाऊंगा, हज़ारों फिजियोस हैं जिन्होंने अपने स्किल पे काम किया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया। आप जॉब के लिए क्या सोचते हो, हमेशा क्लिनिक में काम करूंगा, हॉस्पिटल में काम करूंगा, या एमपीटी करके मैं कॉलेज में काम करूंगा। इस 3 चीज़ों के अलावा तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो अगर तुम कुछ नया सोचोगे नहीं, कुछ नया करने की ट्राई नहीं करोगे, तो जहाँ हो वहीं पे फंस के रह जाओगे। और इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसा एडवाइस करता हूँ कि आप लोग ना थोड़ा कॉलेज टाइम से ही बाहर निकलो दुनिया में।
आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हो तो सिर्फ मुंबई की मत देखो, कभी एक्सप्लोर करो कि यार दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस है, मैं जाके देख के आता हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। कभी आओ बैंगलोर में कि देखो कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वैसे करके अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको सब जगह का एक थिंकिंग समझ में आएगा, एंड दैट इज़ द वे यू डेवलप योर स्किल्स। तो वैसी चीज़ों पे काम करोगे ना तो शायद आगे जाके आपको ये सैलरी वाला कंप्लेन नहीं होगा। आई नो परेशानी है, मतलब ऐसा भी होता है कि आपके पास स्किल्स है फिर भी कभी कभी सैलरी बहुत कम मिलता है। उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि स्टार्टिंग करो, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू तो करना है कहीं से। शुरू करोगे ना आप एक बार, फिर आपको वहाँ से जो सीखना है ना वो सीख लो। वो सीखने मिल गया, फिर आपको अपने, अगर आप स्किल्ड हो, आप क्रिएटिव हो, तो अपने आप रास्ता ढूंढ लोगे कुछ और अच्छा और बेहतर करने के लिए। जैसे सर ने यूट्यूब चैनल के लिए स्टेप लिया था, सो आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस चैनल। तो नहीं, टू बी फेयर, मैंने यूट्यूब चैनल इनकम के बारे में सोच के कभी चालू ही नहीं किया था। मैंने जैसे बोला कि मैंने सिर्फ चालू किया था ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, जो कि बहुत कम लोग को मिलता है। क्योंकि मैंने वो परेशानी देखी है लोगों में कि लाइक कॉलेज जाते हैं पर प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत कम सीखने मिलती है, या तो उनके पास फैकल्टीज़ नहीं है, चलो बहुत बड़ा स्कैम है वो, उसके बारे में अभी बात नहीं करते, आई एग्री, पर तो नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने सोचा कि यार ये डिमांड तो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब मेरा एक ही मोटिव है कि जब तक फिजियोथेरापिस्ट के पास नॉलेज नहीं होगा ना, फिजियोथेरापी फील्ड आगे नहीं आएगा। तो अब मेरे को चाहिए, फिजियोथेरापी फील्ड आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। तो वो सोच के मैंने ये चैनल शुरू किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम फेमिलियर होते हैं थोड़े सर से। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजी लेवल पे नहीं ग्रो कर पाते और उन्हें ऐसे लगता है कि शायद आगे हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और वो फील्ड चेंज कर लेते हैं। सो आप अपने एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस बताइए, आप अपने यूजी लेवल में कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे, या अप्स एंड डाउन्स? श्योर, यूजी टाइम पे आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई थिंक एवरेज होना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि आप एवरेज हो मतलब आप वो क्या बोलते हैं, ऐसे नेगेटिव काम भी कर रहे हो, पॉजिटिव काम भी कर रहे हो। मतलब आप ज़िंदगी के मज़े भी ले रहे हो और साथ में थोड़ा बहुत जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे पढ़ भी रहे हो। तो मैं दोनों चीज़ें करता था बैलेंस में। मेरा फिक्स रहता था कि मैं फाइनल एग्ज़ाम, जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहता है, माई थिंग वॉज फिक्स कि मैं हमेशा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एक दिन पहले थिएटर में मूवी देखने जाता था। वो मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, मेरा एक गोल था कि नहीं, मूवी देखना है बॉस थिएटर में, उसके बाद ही एग्ज़ाम दी जाएगी, वो फिक्स था। तो मैं ऐसे टाइप का स्टूडेंट था। प्लस आई वॉज अ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम टाइम पे खुद के नोट्स बनाता था, कभी भी मैं किसी और के नोट्स पे रिलाई नहीं रहा हूँ। मुझे हमेशा अच्छा लगता था बुक्स को एक्सप्लोर करना। लाइब्रेरी में जाके बैठता था 2-3 घंटे, जितने भी बुक्स है उस पर टॉपिक पे मैं खुद के नोट्स लिखता था। वो उसका फ़ायदा क्या होता था कि पढ़ते टाइम जो मैंने लिख लिया ना उससे 50-60% मेरे को आ जाता था। बाकी पढ़ता नहीं था, पर शाम को जाके मेरे रूममेट्स को या मेरे दोस्तों को मैं वो जाके समझा देता था। तो पढ़ाना ना मेरे को पहले से पसंद है, तो मैं उस टाइम पे अपने बैचमेट्स को पढ़ा लूँगा तो उनको भी मज़ा आ जाता कि उनको भी बिना पढ़े कुछ समझ में आ गया, और मेरा जो होता था वो रिवाइज़ हो जाता था। तो ऐसे करके मैं पढ़ लेता था और हो गया। और बाकी बची बात तो आई वॉज डांसर, सिंगर, और खेलने में भी आगे। सारी जो बोलते हैं ना कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ले लो, करिकुलर एक्टिविटीज़, सब मैं करता था पढ़ाई के साथ। एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू बिकम व्हाट आई एम टुडे। क्योंकि मैं ओपन माइंडेडली सोचता हूँ चीज़ों को, एक ही फोकस करके नहीं सोचता कि नहीं ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचता भाई। चीज़ें अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से शायद वो गलत हो, तो मेरे पर्सपेक्टिव से सही है तो मैं करता हूँ। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको तभी सीखने मिलता है जब आप थोड़े बहुत नटोरियस होते हो अपने कॉलेज टाइम पे। तो सो स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अब तक की आपकी सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या है जो लाइक आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहती है कि ये मैंने बहुत अच्छा अचीव किया, जो एक्सपेक्टेशन से परे बढ़कर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे कि आई डिज़र्व दिस और ये अचीव कर लिया मैंने? वैसे देखो, देखना जाए तो ऐसा कुछ अचीव कर लिया वाला फील नहीं है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि अचीव कर लिया मतलब तुम खत्म हो, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं अभी अचीव करने, तुम क्या जियोगे, मतलब क्या ही करोगे, यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ माइलस्टोन्स है काफ़ी सारे, कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बोला 1000 सब्सक्राइबर हुए, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर जब मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पास्ड आउट है वो कहीं अच्छा कुछ स्टार्टअप करते हैं, अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, या फिर कोई अच्छी जगह पे काम करते हैं, तो आई फील रियली हैप्पी। फिर अभी रिसेंटली जैसे हाँ, और सबसे बड़ा ब्लेसिंग है एक अच्छा फैमिली होना और अच्छे फ्रेंड्स होना, दोनों के लिए बहुत मैं आई एम वेरी थैंकफुल। एंड और माइलस्टोन्स देखने जाओ तो रिसेंटली आई गॉट टू बी देयर इन अ यंग लीडर्स डायलॉग विकसित भारत 2025 in Bharat Mandapam. I got to see and like I was very close with our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and also got to connect with so many other people, like-minded people who wants to develop the nation as well as develop their own field. तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, नेटवर्क करते अच्छा लगता है, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्थ अल्टीमेटली। सिर्फ पैसा कमाना नहीं ज़रूरी है, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना भी ज़रूरी है। तो दैट इज़ अ माइलस्टोन फॉर मी, दैट मेक्स मी फील हैप्पी, कह सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट वही टॉपिक पे आ जाते हैं, जो आप अभी जो आपने ये विकसित भारत अटेंड किया था, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था, एंड हाउ यू केम इन कॉन्टैक्ट विद देम, और कैसे आपसे कॉन्टैक्ट बिल्डअप हुआ, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या नया सीखा, और क्या हम जैसे छोटे स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि हम ग्रो करें वहाँ तक पहुँचने के लिए?
फ्रेंकली यार देखो, ये यंग लीडर्स डायलॉग है, मतलब कि आपके लिए ही, एक्चुअली यूथ के लिए ही वो चीज़। वो हमारे यूथ मिनिस्टर जो श्री मनसुख मांडविया है, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जिनका एक विजन है कि 2047 तक हमारा इंडिया डेवलप कंट्री हो। तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी गुड इन हेल्थ केयर सिस्टम, वी हैव टू बी वेरी गुड इन एजुकेशनल सेक्टर, वी हैव टू बी वेरी गुड इन स्टार्टअप सेक्टर एंड सो मेनी अदर सेक्टर्स आर देयर। वो सारे सेक्टर्स को आप एक ही बंदा या एक ही पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको चाहिए यूथ, आपको चाहिए मैन पावर। तो दैट कॉन्क्लेव और डायलॉग वॉज फॉर द सेम पर्पस। एंड अब मुझे वहाँ पे कैसे कांटेक्ट मिला, तो आई वुड से दैट कि ऐसा नहीं कि मैंने किसी को अप्रोच किया, बट आई वॉज कॉन्टेक्टेड बिकॉज ऑफ वॉट रीच आई हैव ऑन माई सोशल मीडियाज एंड वॉट वर्क आई एम डूइंग फॉर द अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरापी। तो देर वॉज अ गूगल फॉर्म टू फिल, लाइक यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन बी यूजफुल फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। एंड सो एक छोटा सा SOP वगैरह लिखना था, वो लिख के मैंने भेजा था, गॉट सिलेक्टेड। एंड इट वॉज लाइक कि आपको आना है तो यू हैव टू बी देयर बाय ओन सेल्फ, एंड वंस यू रीच ओवर देयर ऑब्वियसली दे टुक केयर ऑफ अस वेरी नाइसली। पर हाँ, वहाँ पे पहुँचना था तो वो भी तुमको डिसीजन लेना है कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो और मुझे ना, मतलब आई लाइक टू रीड समटाइम्स, और मैंने कहीं पे से पढ़ा था कि इफ़ यू आर देयर दैट मीन्स ऑलरेडी यू हैव कॉन्कर्ड 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो वो सोच के मैंने बोला यार प्रेजेंट तो होना ही है, 50% तो मैं सक्सेसफुल हो गया वहाँ पे पहुँच के ही, और बाकी का 50% वॉज डिपेंडिंग ऑन कि हाउ आई टॉक विद, लाइक हाउ इंटरेक्ट विद देम और हाउ आई गेट चांस टू कनेक्ट विद देम। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे, काफ़ी लोगों से मिले जो यूथ के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। उनका भी एम वही है कि चलो हाँ ठीक है, अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। तो लाइक वाइज पीपल मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस इन दैट थिंग। दैट्स अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली आप न्यूज़ देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को भी फिजियोथेरेपी यूज़ में आ रहा है। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है दैट इज़ नो स्कोप इन फिजियोथेरेपी। तो रिसेंट में आप देखिए स्पेस में भी जैसे आपने स्टोरी डाली थी, आई लव दैट, तो मैंने भी स्क्रीनशॉट रख लिया था सेम। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? यार सिंपल है, फिजियोथेरेपी हर जगह है, जैसे हमने ये कॉन्फ्रेंस में भी सीखा, जहाँ पे भी मूवमेंट है वहाँ फिजियोथेरेपी है। तो देर इज नो स्कोप इन फिजियोथेरेपी नहीं, देर इज ऑल्सो स्पेस इन फिजियोथेरेपी, ऐसा बोल सकते हो राइट। हाँ, तो स्कोप की तो आप बात छोड़ी दो, तो पर कैसा है ना यार कि जब तक हम लोग सिर्फ ये 2 या 3 रास्तों पे ही चलेंगे ना, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। पर हमने ये कॉन्फ्रेंस में भी सीखा, जैसे मेरा भी जो क्लास था कि इनोवेशंस इन फिजियोथेरेपी, तो आप बहुत कुछ नया टेक्नोलॉजी के हेल्प से कर सकते हो फिजियोथेरेपी में, मूवमेंट्स को इंप्रूव करने के लिए, पेशेंट्स को समझने के लिए, डायग्नोस करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू वन थिंग। तो अभी आप बोल रहे हो कि तो पहले 10 साल पहले मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी स्पेशलिटी के लिए हमारे पास 5 से 6 ऑप्शंस थे। आज के दिन में 12 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं जी सर, राइट। MPT करने के लिए ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी डिग्रीज है हमारे पास, और वो बढ़ते ही जाने वाली, क्योंकि हर सेक्टर में फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, चाहे आप ऑन्कोलॉजी ले लो या फिर वुमेन्स हेल्थ ले लो या फिर स्पेस ले लो, कुछ भी ले लो। अभी तो स्पेशली जो हम पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं ना, उसमें भी पीडियाट्रिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलग से आता है। आप सोच रहे हो कि हमारे देश में अभी खेलो इंडिया की वजह से कितना स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उनके स्पेसिफिक रिलेटेड कंडीशंस के लिए, उनके बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी फिजियोथेरेपी का सेपरेट ब्रांच आएगा। थिंक इन दैट डायरेक्शन कि मैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, मैं पीडियाट्रिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनूं। करो। ये मुझे भी नहीं पता था, ये सुन के मुझे भी लगा कि दैट वी हैव टू एलिब्रेट एंड डोमेन से थोड़ा बाहर आके भी सोच सकते हैं हम। एंड सर ने जैसे सारे क्वेश्चंस के जैसे आंसर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक एवरेज स्टूडेंट आप रहोगे तो यू कैन रीच टू ऑल डोमेन्स, तो आप हर जगह थोड़ा सीख रहे हो एंड देन यू कैन यूटिलाइज योर टैलेंट एंड योर हॉबीज एवरीथिंग। तो वैसे जाते जाते फिजियोथेरेपी में भी आप सेम यही रूटीन फॉलो कर सकते हो। दिस इज द कंक्लूजन। एंड आप एक बात समझ लो कि मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं होता। या मार्क्स तो तुम ले आओगे, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आप जब तक एकेडमिक्स में रहोगे ये फॉलो करते रहो, बिकॉज आई नो आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो सर वी लाइक थिंक दैट के बस पास हो जाए। क्योंकि आप पेशेंट के सामने प्रैक्टिकली कितना अच्छा बात कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, एसेस कर सकते हो। अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो तो आपके मार्क्स, आपके पेशेंट आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछने वाले, वो पूछने वाले कि नहीं, आप कहने वाले कि डॉक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, उतना काफ़ी है। या करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो आप फिजियोथेरेपी में क्या ऐसे आगे इलेबोरेट होगा टॉपिक रिसेंट, जस्ट लाइक AI, ChatGPT, समथिंग एल्स, जैसे रोबोटिक्स है, वैसे आप कौन से ऐसे फील्ड में ज़्यादा देखते हैं कि फिजियोथेरेपी में ये इनोवेशन होगा, एडवांसिंग होगा? वैसे मैं देखता हूँ डिजिटल एरा। अभी हम लोग को पता है एवरीथिंग इज़ डिजिटल। कल हम लोग बुक्स खरीदते थे, आज हमारे पास ई-बुक है। कल हम लोग गेट एनालिसिस करने के लिए बड़े बड़े गेट लैब्स का एक्सपेक्टेशंस रखते थे, आज वो चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन के एक एप्लीकेशन से हो रहा है। ठीक है, कल हम लोग कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल
किसी से कुछ आर्टिकल जर्नल पब्लिकेशन कुछ भी करना है, वी वर रिलाइड सो मच ऑन लाइक कि हमें यहाँ से नॉलेज गेन करना है, यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। आज AI अपने को 2 मिनट में करके दे रहा है, राइट? तो डिजिटल एरा इज़ गोइंग टू बी डेफिनेट in any healthcare as well as any population, I would say, any profession. तो डिजिटल एरा में फिजियोथेरेपी जैसे अभी टेली रिहैबिलिटेशन कोविड के पहले भी चल रहा था, पर कोविड के बाद वी नो दैट इट्स नाउ अ बूमिंग मार्केट। एंड इट्स नॉट ओनली टेली रिहैबिलिटेशन, इज नॉट ओनली वीडियो कंसल्टेशन, बहुत सारे टूल्स है जो आप पेशेंट के असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। बस इतना है कि आपको ना वो नॉलेज कॉलेज में दिया नहीं जा रहा है, तो उस तरीके से बुरा लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो चीज़ें ना बदलने भी नहीं वाली है। आई विल टेल इट ओपनली, हमारा कोर्स करिकुलम चेंज नहीं होने वाला है। आपको कॉलेज में वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी बार बार लगातार, आपको SWD अल्ट्रासाउंड पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आप नहीं जा सकते, आपको पेपर में लेके पास होना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके आप कुछ नया नहीं सीखो। जैसे मैंने बोला यार, मैं भी तो हेल्थ केयर का बंदा हूँ, मेरे को कौन सा एडिटिंग करना आता था, मेरे को कौन सा पता था सॉफ्टवेयर में ये करते हैं, ये क्या हम वॉइस को अच्छा करने के लिए ये करना है वो करना है, नहीं पता था। सीखे खुद से। क्यों सीखे? क्योंकि चाहिए था कि नहीं यार कुछ आगे बढ़ना है, और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं सोच सकता कि कोई और आके मेरा हाथ पकड़ के लेके जाए, फिर मुझसे चीज़ें करवाए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। सॉरी, दैट विल नेवर हैपन। अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन इज बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो तुम थोड़ी ना कंसिस्टेंटली काम ही नहीं कर पाते। कौन कर पाता है? नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आपका जैसे मैंने फील किया है, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत मजाक बना था मेरा, तो आपने उस मजाक का आपका भी बना होगा, बट ऑब्वियस तो आपने उसको लग रहा है मेरा मजाक बना होगा। नहीं, शुरू में जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों को, तो वो चीज़ को आपने कैसे मोटिवेशन में लिया था? प्लीज आंसर दिस। यस, यू आर राइट। एक्चुअली लोगों को मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। सिर्फ लोग क्या, अपने खुद के घर वाले ले लो या फिर अपने खुद के फ्रेंड्स ले लो, उनको भी शुरू में नहीं समझता कि ये बंदा क्यों कर रहा है ऐसा। और ऑब्वियसली हम लोग पहली बार कैमरा के सामने आए यार, तो हमको थोड़ी ना पता है कि कैसे एक्ट करना है, हम थोड़ी ना शाहरुख खान है। जैसे मैंने बताया था कि एकेडमिक्स में भी जैसे एकेडमिक्स पर्सन को एडिटिंग वगैरह कैसे आएगी, हाँ, तो सीखा है। हम शाहरुख खान तो थे नहीं, तो ऐसे ही कैमरा के सामने आके कुछ बोलते थे, मतलब ऑब्वियसली ढंग का बोलते थे जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प होती थी। पर क्या होता था ना हमारे, जैसे मैंने शुरू कब किया, तुम लोग तो मतलब ऐसे कि स्टूडेंट लाइफ में शुरू किया, फिर भी ठीक है। मैंने शुरू किया जब मैं ऑलरेडी 5 साल एक्सपीरियंस था, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, और मैंने यूट्यूब चैनल किया। मेरे ऑब्वियसली कलीग्स है जो प्रोफेसर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर्स है, वो भी वो वीडियोस देखते थे। वो वीडियो इसलिए देखते थे ताकि उसमें से मतलब प्रॉब्लम्स ढूंढ पाए, मेरा मजाक उड़ा सके, या इसके ये क्या बोलता है तू करके ऐसे करके। तो वो आगे मेरे को बोलते थे कि सर देखो, हज़ारों लोग पढ़े जो यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करते हैं, सारे सक्सेसफुल नहीं होते। आप ठीक है करो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बोला ठीक है ना यार, हज़ारों है, उसमें से एक तो सक्सेसफुल होता है। मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता वो 1000 में से मैं एक हो जाऊँ करके। वैसे करके मैं बनाता रहता था वीडियोस। फिर उसमें से अगर मेरा कोई वीडियो बन गया तो उसमें मेरे ना मतलब कुछ जेस्चर्स होते हैं, हर किसी के होते हैं। आपने मेरे वीडियोस में शायद नोटिस किए होंगे। आई हैव अ हैबिट कि मतलब मेरे ऐसे हैंड जेस्चर्स थोड़े ज़्यादा बहुत होते हैं, तो उस पर लोग मजाक के डांस कर रहे हो कि वीडियो बना रहे हो करके ऐसे। तो मेरे को घर जाके बहुत बुरा लगता था यार कि मतलब लोग मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं क्या करके। तो फिर भी नहीं, मैं सोचा नहीं चलना एक और वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या है, पब्लिक को पसंद आ रहा है, स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो मैं आगे जाऊँगा। तो आई अंडरस्टूड वन थिंग, मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें मेंटली है, मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और कंसिस्टेंट रहना है कि नहीं भैया मेरा कुछ एक गोल है, इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। बाकी लोग जो मेरे व्यूअर्स नहीं वो क्या सोचते हैं उससे, हाँ मैं पॉजिटिव चीज़ें लेता था। अगर मुझे कोई बोलता था कि नहीं यहाँ पे लाइट सही नहीं है, यहाँ पे आपका साउंड बराबर नहीं आ रहा है, एडिटिंग में कुछ तकलीफ है, मैं उसको पॉजिटिवली लेके नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना के उनको वो वीडियो भेजता था पहले कि देखो इसमें मैंने करेक्शन की, अभी कैसा लग रहा है। तो उससे क्या होता था कि वो लोग फिर फीडबैक देते नहीं अभी इस बार सही है, तो उससे फिर अपने को मोटिवेशन रहा, चलो ये मैं सीख गया, अभी मैं हर वीडियो में अच्छे से करूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मैंने फेस की है, उसे ओवरकम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, पर फिर भी किया है। एंड उस बात की खुशी है कि नहीं चलो हार नहीं मानी, कंसिस्टेंटली वो एफर्ट डालते रहे। सर एक दो एग्जांपल बता दो ना। बताया तो सही इतने एग्जांपल्स यार कि मतलब ऐसा बोला है मेरे को डांस करता है क्या ऐसे। फिर लैंग्वेज, सी आई एम अ गुजराती गुज्जू मीडियम, इंग्लिश में कभी कभी स का श हो जाता है, ठीक है वो होता है, दैट्स नॉर्मल। पर ऑब्वियसली ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हर जगह वीडियो जा रही है, तो हर कोई शायद नहीं समझ सकता, तो ठीक है। कभी कभी मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भाई तू इंडिया से है, हिंदी में, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एजुकेशनल कंटेंट शुड बी इन इंग्लिश, क्योंकि आप एग्जाम जो है वो इंग्लिश में लिखने वाले हो, वाइवा आप इंग्लिश में, भले आपकी कॉलेज में पता नहीं आपके प्रोफेसर अगर आपको हिंदी में पूछ रहे, गुजराती में पूछ रहे, तो वो उनकी गलती है, पर एक्चुअली आपको इंग्लिश में पता हो, इसलिए मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ। मेरे को बोलते हैं भाई तू हिंदी में बात करना, इंडियन, ऐसे थोड़ा बहुत रूड भी आते हैं कमेंट्स। हाँ, तो मैं फिर उनको वही लिखता हूँ यार तुम एग्जाम में तो इंग्लिश भी बात करने वाले हो, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ। पर हाँ, कुछ जनरल वीडियोस है तो फिर मैं हिंदी में बना ले। जैसे आज का टॉपिक है कि यार आई एम जस्ट टॉकिंग लाइटली विद द स्टूडेंट्स अबाउट द सिनारियो, मैं ऐसा नहीं कि कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बात चल सकती है, दैट्स द पॉइंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है,
आपका क्या मोटिवेशन रहा था, आपने फिजियोथेरेपी पे सॉन्ग बनाया? लाइक Oh, जब yeah. मैंने बीइंग वेरी फ्रेंडली, जब मैंने पहली बार ये सॉन्ग देखा ना, तो आई वाज लाइक, हम नॉर्मल अगर लव लाइफ पे अगर हम बनाना चाहे तो हमें नहीं राइमिंग्स सूझते हैं। सो आपको फिजियोथेरेपी पे सॉन्ग कैसे सूझा और आपने कैसे लिखा? इट टुक टाइम या बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके पीछे ही बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यार। मैंने सोच लिया था कि ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, आई थिंक 2023 के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे, नहीं 22 के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे मुझे फिजियो सॉन्ग लॉन्च करना है। 2 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी मैंने, लिरिक्स लिखना और क्या करना। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था कि तुम म्यूजिक लोगे तो तुम्हारे पास वो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, क्योंकि तुम कोई भी म्यूजिक उठा के नहीं ले सकते। तो पहले मैंने ना ये वाला सॉन्ग सिलेक्ट किया था, वो गाना सुना होगा सब, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, ये वगैरह। तो उस पर मैंने लिरिक्स बना दिए और सॉन्ग क्या बोलते हैं, ऐसे रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। अब मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, पर फिर भी मैं सोचा लिखूंगा भी मैं, और कोई मेरे पास गाने वाला भी नहीं है यार, क्या मैं जिसको बोलूँ कि भाई गा दे करके। एक बंदा था जो मेरे को एडिटिंग करने के लिए मिल गया था, मेरा खुद का स्टूडेंट था, तो प्रवीण करके, सो दैट वाज देयर, पर गाना तो मुझे ही था। तो वो बोला कि नहीं सर, ये गाने का जो म्यूजिक है नहीं चलेगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और ठीक है, अब दूसरा गाना, फिर उसमें ना एक भजन है, पता है इसका भजन कौन सा है, राधे 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 समथिंग वाले राधे, राइट? उस पे मैंने लिरिक्स लिख दिए, क्योंकि मुझे ना वो सुन के ना बहुत मजा आता था, क्योंकि वो कैसा कैची है। अगर आप 2-3 बार सुनोगे ना तो वो आप सुनते ही रहोगे, ऐसा है वो। गुज्जू टेस्ट आ गया देखो। हाँ, तो वो मजा आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा उस पे लिख दूं, उसमें लिरिक्स लिख डाले मैंने बराबर। फिर से म्यूजिक का लोचा हुआ, तो वो भी रिजेक्ट करना पड़ा। फिर फाइनली मुझे ये वाला जो लिरिक्स लास्ट फाइनल जो मैंने फिजियो सॉन्ग बनाया वो मिला, उस पे लिरिक्स लिखे, रिकॉर्ड किया। उसके लिए फिर मैंने सोचा अभी अपन डांस भी करेंगे फिजियोथेरेपी के लिए। तो पूरा जो वीडियो है ना, हाँ, तो उसका डांस भी कोरियोग्राफ करने के लिए अगेन मेरे स्टूडेंट्स दे वर एंथू कि नहीं सर ठीक है हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। दे ओनली हेल्प फॉर द कोरियोग्राफिंग इट, आई ऑल्सो डांस्ड इन इट विद देम। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ये पूरा 1-1.5 महीने का जर्नी रहा, जिसमें हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया, फिर एडिटिंग हुआ फाइनली। फिर वो सॉन्ग हमने लॉन्च किया था कॉलेज के क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स के सामने, और जो रिस्पॉन्स मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड अगेन द आइडिया बिहाइंड इट वॉज, मैं चाहता था कि अवेयरनेस लानी है ना, लोकल लोगों तक पहुंचना है, आम लोगों तक पहुंचना है, तो उनके तरीके से पहुंचना पड़ेगा। तो सोचा ये गाने के जरिए पहुंचते हैं, ऐसा। करेक्ट। आई वांटेड टू ऐड दैट कि कभी कभी फेलियर भी हमें सक्सेस की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, क्योंकि क्या करना है वो हर कोई बताता है, क्या नहीं करना है वो हमारी मिस्टेक्स हमें बताती है। सो आई ऑलवेज ग्रो। और मैं ये सेशन के बाद भी सर से ये क्वेश्चन ज़रूर करने वाली हूँ कि सर यू जस्ट टेल मी कि मैंने इसमें मिस्टेक क्या करी है जो मुझे नेक्स्ट गेस्ट के साथ में नहीं करनी है। लाइक वट एवर इट इज, जस्ट गाइड मी अकॉर्डिंगली। नो, यू कैन आस्क। एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज आप व्यूअर्स से पूछो व्हाट दे वांट, like what they want from your channel. I think that is the best. So guys, if you can just comment down whatever you want from her channel or from my channel, just put it down and that will be definitely acted upon. Agar if she is not acting on it, you should unsubscribe her channel. Simple. Yeah, that's true. ये हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारे कमेंट का रिप्लाई आए, और मैं काफ़ी लोगों को देने की कोशिश भी करती हूँ। अगर मैंने नहीं दिया है तो वो पीरियड मेरे एग्जाम का रहेगा, ये आप मान के चल सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस और गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और मैं कोशिश करूंगी कि सर से नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलूं, और भी सारे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में मैं रेडी रहूं, ताकि सर से जल्दी जल्दी इंटरव्यू हो पाए और आपको और नॉलेजेबल चीज़ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मिले। सो